आज हमारे हाथ में है प्रेमचंद के सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक, रंगभूमि के कुछ पन्ने। और ये पन्ने हमें सीधे बनारस लेकर चलते हैं। लेकिन ये वो बनारस नहीं है जहाँ सिर्फ घाटों की बात हो। यहाँ अमीर और गरीब के बीच एक अदृश्य दीवार है। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की है भी नहीं, असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग सोच की टक्कर है। बिल्कुल। एक तरफ है जॉन सेवक जैसा उद्योगपति, जिसके लिए तरक्की का मतलब है फैक्ट्रियां, मुनाफा, आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ है सूरदास, एक नेत्रहीन भिखारी जी, जिसके लिए अपनी जमीन का टुकड़ा वो सिर्फ जमीन नहीं है, वो उसके पुरखों की आत्मा है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक जमीन का झगड़ा क्यों नहीं था, किरदारों के मन में क्या चल रहा था, उनके अपने संघर्ष क्या थे। हाँ, और कैसे प्रेमचंद एक मामूली सी जमीन को उसूलों, प्यार और बलिदान की रंगभूमि बना देते हैं। चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। तो कहानी का जो ताना बाना है वो जॉन सेवक के एक प्लान से शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल, वो शहर के बाहर पांडेपुर में एक सिगरेट का कारखाना लगाना चाहते हैं। पांडेपुर जो एक तरह से गरीबों की बस्ती है। जी, और उनकी नजर एक खास जमीन पर है जिसके मालिक हैं सूरदास। और देखिए, जॉन सेवक का जो किरदार है वो उस दौर की नई सोच का प्रतीक है। वो एक प्रैक्टिकल आदमी है, जिसे हम आज की भाषा में शायद बिजनेसमैन कहेंगे। बिल्कुल। उनका एक ही मोटो है, कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा नफा। उनके लिए ये जमीन एक सौदा है, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो उठता है। अगर एक नजर से देखें तो जॉन सेवक का तर्क भी गलत नहीं लगता। फैक्ट्री लगती तो रोजगार मिलता, इलाके की तरक्की होती। जी। तो क्या सूरदास का अपनी जमीन से यूं चिपके रहना एक तरह की जिद नहीं थी, जो शायद पूरे गांव के विकास में रुकावट बन रही थी? सवाल बहुत वाजिब है, और यही तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा संघर्ष है। प्रेमचंद यहाँ किसी को सीधे सीधे सही या गलत नहीं ठहरा रहे। वो दिखा रहे हैं कि विकास की जो परिभाषा है वो हर किसी के लिए अलग होती है। अच्छा। जॉन सेवक के लिए विकास का मतलब है पैसा, प्रोडक्शन, लेकिन सूरदास के लिए विकास है अपनी जड़ों से जुड़े रहना। जब राजा साहब भी उसे समझाने आते हैं, हाँ, वो जमीन बेचने के लिए, जी, तो उसका जवाब इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं सार है। हाँ, वो जवाब तो मतलब दिल में उतर जाता है। वो कहता है, सरकार, ये जमीन मेरी नहीं, मेरे बाप दादों की है। उनके नाम को मैं डुबो नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि जब जियूं इसका आदर करूं, और मरूं तो इसे ज्यों की त्यों छोड़ जाऊं। मतलब उसके लिए वो जमीन एक जिम्मेदारी है, जायदाद नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ उसकी निजी जिम्मेदारी भी नहीं है। जब नायकराम पांडे जैसे लोग बताते हैं कि उस जमीन पर हजारों यात्री आके ठहरते हैं। अच्छा, वहाँ एक कुआं भी है, धर्मशाला भी है। जी, तब हमें समझ आता है कि ये सिर्फ सूरदास की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समुदाय की साझा विरासत की लड़ाई बन जाती है, एक कॉर्पोरेट जरूरत के खिलाफ। तो ये परंपरा बनाम औद्योगिकरण का क्लासिक केस हो गया। एकदम। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये जो बाहरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, परंपरा बनाम तरक्की की, उसका एक छोटा रूप हमें जॉन सेवक के अपने घर के अंदर भी देखने को मिलता है। हाँ, उनका परिवार तो इसका सबसे बड़ा सबूत है ना? ये प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि सामाजिक संघर्ष वो हवा में नहीं होते, वो हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में जीते हैं। जॉन सेवक का बेटा है प्रभु सेवक। वो अपने पिता की कारोबारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो एक दार्शनिक है, एक कलाकार। हाँ, उसे अपने पिता के बिजनेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो इतना खिलाफ क्यों है अपने पिता की सोच के? क्योंकि प्रभु सेवक ये मानता है कि इंसान पैसा कमाने की मशीन नहीं है। उसका मानना है कि प्रकृति ने उसे रचने के लिए, बनाने के लिए भेजा है, कमाने के लिए नहीं। वो अपने पिता से साफ कहता है कि मैं मनुष्य हूं, धन कमाने की कल नहीं। ये सिर्फ एक बाप बेटे का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये असल में पूंजीवाद के खिलाफ मानवता और कला का विद्रोह है। एक ऐसी दुनिया जो हर चीज को नफे नुकसान में तौलती है, उसके खिलाफ एक कलाकार का विद्रोह। और यही बगावत का जज्बा हमें उनकी बहन सोफिया में भी दिखता है, पर उसका मोर्चा अलग है। एकदम सही। वो कारोबार से नहीं, अपनी माँ की धार्मिक कट्टरता से लड़ रही है। हाँ, सोफिया पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों वाली लड़की है। उसकी माँ मिसेस सेवक धर्म को लेकर बहुत कठोर हैं। उनके लिए नियम ही सब कुछ है। तो जब सोफिया चर्च जाना बंद कर देती है और उनकी बातों पर सवाल उठाती है, तो घर में तूफान आ जाता है। मिसेस सेवक का मानना है कि गुमराहों पर दया करना पाप है। और सोफिया का जवाब भी उतना ही दमदार है। वो कहती है, असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक न हो।
ये तो सीधे सीधे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई है, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ। बिल्कुल। तो देखिए, एक ही घर में क्या हो रहा है। बेटा पूंजीवाद के खिलाफ है, बेटी धार्मिक कट्टरता के खिलाफ। प्रेमचंद ने एक ही परिवार में उस दौर के सारे बड़े सामाजिक संघर्षों को समेट दिया है। और इसी में एक और परत जुड़ती है सूफिया और विनय सिंह की प्रेम कहानी की। बिल्कुल। विनय एक राजपूत राजकुमार है और सूफिया ईसाई। उस दौर में उनका रिश्ता वो अपने आप में एक और जंग का मैदान था। तो मतलब एक तरफ सूरदास की जमीन की लड़ाई, दूसरी तरफ जॉन सेवक के घर के अंदर की लड़ाई, और साथ में सूफिया और विनय की प्रेम कहानी। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि हर मोर्चे पर एक तरह की रंग भूमि सजी हुई थी। बिल्कुल। हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने उसूलों के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने प्यार के लिए। जो अपनी पत्नी सुभागी पर शक करता है। भैरव नाम का एक शराबी है जो अपनी पत्नी सुभागी पर शक करता है। और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब भैरव सुभागी को इतना मारता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। ये तो एक बेबस औरत की मदद करने जैसा एक सीधा सा काम था, पर यही सूरदास के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आता है। भैरव गुस्से में सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सूरदास की जिंदगी भर की जमा पूंजी 500 रुपए से ज्यादा की एक थैली वो भी चुरा लेता है। मतलब एक नेत्रहीन आदमी का घर जला दिया, उसके पैसे चुरा लिए। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे भी बुरा होता है। अच्छा। भैरव पूरे मोहल्ले में सूरदास और सुभागी के बारे में झूठी गंदी बातें फैलाकर उसके चरित्र पे कीचड़ उछालता है। लेकिन सूरदास टूटता नहीं है, यही बात तो हैरान करती है। वो क्या करता है फिर? वो वही करता है जो शायद उस दौर में गांधी कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही छोटे व्यक्तिगत स्तर पर। मतलब? वो भैरव से लड़ता नहीं, बदला लेने की नहीं सोचता। जब उसे पता चल जाता है कि पैसे भैरव ने ही चुराए हैं, तब भी वो पुलिस के पास नहीं जाता। नहीं, वो भैरव की इंसानियत को जगाने की कोशिश करता है। ये एक तरह का व्यक्तिगत सत्याग्रह है। वाह। वो शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन नैतिक रूप से वो एक चट्टान है जिसे कोई नहीं हिला सकता। उसकी ताकत उसके सिद्धांतों में है, उसके शरीर में नहीं। और कहानी जब अपने अंत की तरफ बढ़ती है तो ये संघर्ष और भी बड़ा और दुखद हो जाता है। पांडेपुर की जमीन बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हिंसा भड़क उठती है। जी, और उस हिंसा में विनय सिंह की मौत हो जाती है। वो भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी भगदड़ में सूरदास को भी गोली लग जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है, अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा होता है। और यहीं पर वो बात आती है जो उपन्यास को मतलब कालजयी बना देती है। मरते हुए सूरदास के चेहरे पर हार या दुख का कोई भाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। और वो कहता है, हम हारे नहीं, जरा भी नहीं हारे, हम समझते हैं कि हम जीते। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि वो ऐसा क्यों कहता है। उसने तो अपना घर, पैसा, जमीन और अब अपनी जान, सब कुछ खो दिया। ये जीत कैसे हुई? यही प्रेमचंद का मास्टर स्ट्रोक है। वो यहाँ जीत और हार की हमारी पूरी परिभाषा को ही पलट देते हैं। कैसे? रंगभूमि का मतलब है जीवन का खेल का मैदान। इस खेल में सूरदास ने अपनी सारी गोटियां खो दी, लेकिन उसने खेल के नियम नहीं तोड़े, उसने अपने उसूल नहीं बेचे, अपना ज़मीर नहीं बेचा। बिल्कुल। उसके आखिरी शब्द याद है? खिलाड़ी खेल में रोता नहीं, खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जॉन सेवक फैक्ट्री बना लेता है, जमीन हासिल कर लेता है, यानी वो खेल के नतीजे के हिसाब से जीत जाता है। लेकिन वो नैतिक लड़ाई हार जाता है। और सूरदास मरकर भी उस लड़ाई को जीत जाता है। उसकी मौत एक शारीरिक अंत है, लेकिन उसके सिद्धांतों की, उसकी आत्मा की जीत है। तो उसने दिखा दिया कि असली जीत सामान इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने सच पर खड़े रहने में है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसकी मौत पांडेपुर के लोगों के लिए हार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाती है। तो रंगभूमि के ये अंश हमें उस दौर की एक झलक देते हैं जब देश बदल रहा था और औद्योगिकरण आ रहा था, और उस बदलाव की कीमत सूरदास जैसे अनगिनत लोग चुका रहे थे। जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। ये कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक चेतावनी भी है ना? जी। और सूरदास के आखिरी शब्द आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जिंदगी के इस खेल में। जब कोई अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करता, तो क्या उसे हारा हुआ माना जाना चाहिए? या असल में वही सच्चा विजेता है, जो खेल खत्म होने के बाद दुनिया की नजर में भले ही खाली हाथ हो, पर अपनी आत्मा को बचा ले जाता है। ये सवाल शायद हर दौर में, हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक रहेगा।